हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोस कि इन्वायरमेंटल एनालिसिस और डायग्नोस होते हैं क्या। तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है। इट इज़ द स्टैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, उन सबको क्या करना, आइडेंटिफाई करना एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस होता है विच कैन इफेक्ट्स इस परफॉर्मेंस, जो कि किसके ऊपर इफेक्ट करता है, एक परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट करता है। तो एनालाइज एवेलेट SWOT ऑफ द कंपनी, मतलब कि जो एनालाइज है वो किस कंपनी किसके ऊपर इवेलेट करती है, स्वॉट के ऊपर करती है, जिसको अपन SWOT बोलते हैं। और इसकी पूरी डिटेल अपन बाद में पढ़ेंगे कि SWOT होता क्या, मतलब कि स्वॉट होता क्या है। इट हैज़ अ ऑर्गेनाइजेशन टू अलाइन स्ट्रेटेजिक विद द फॉर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये मदद किस में करता है कि जितनी भी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजिक होती है उसकी हमें इन्वायरमेंट के जो फॉर्म्स हैं उसको हमें कैसे अलाइंस करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लेवल, कंपोनेंट्स, फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट एनालिसिस। अब लेवल्स क्या हैं, कैसे टाइप्स हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं और क्या फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस के। तो इसमें दो ही होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है, जो कि इन्वायरमेंट के अंदर जो काम चल रहा है। जैसे कि कहने के लिए अपन क्या कह सकते हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये सब इंटरनल में आते हैं। एक्सटर्नल में क्या होता है, जो इन्वायरमेंटल अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चल रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, वो भी दो तरह के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब कि जो छोटे फॉर्म में होता है, और मैक्रो यानी कि लार्ज फॉर्म में होते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट वो होता है जो डायरेक्टली किसके ऊपर इफेक्ट डालता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट डालता है, लेकिन मैक्रो इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, अब देखो इंटरनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस में क्या लिखा है। इट इज़ अ इन्वायरमेंट दैट इज इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन। वो इन्वायरमेंट जो इंटरनल होता है ऑर्गेनाइजेशन के, देयर आर द कंट्रोलेबल फैक्टर्स, है ना, इसके अंदर बहुत से कंट्रोलेबल फैक्टर्स है। कंपनी हैव कंट्रोल ओवर दिस फैक्टर। कंपनी क्या करती है, इसको कंट्रोल करती है ना। ये कौन सा होता है, कंट्रोलेबल फैक्टर होता है। जैसे कि एम्प्लॉयज़ हो गए, मिशन वर्जन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और नेचर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू सिस्टम हो गया। तो ये सब क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटरनल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन के, और ये क्या करते हैं, इसको कंपनी क्या करती है, कंट्रोल करती है। अगर हम अब एक्सटर्नल की बात करें, दिस फैक्टर आर प्रेजेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होते हैं, फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं और ये अनकंट्रोलेबल है, इसको बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसे कि अपन पहले ही सुना कि दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो क्या है, अ टास्क इन्वायरमेंट और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट फोर्सेस हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द ऑपरेशंस ऑफ द फर्म। जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट इसमें देता है, हमारे जितनी भी फर्म है उसके जो भी ऑपरेशन के अंदर जो भी काम चल रहा है उसके अंदर हमारे क्या देता है, डायरेक्ट इफेक्ट देता है। द फैक्टर्स आर क्लोज टू द कंपनी एंड अफेक्ट्स इज फंक्शनिंग इट इंक्लूड। और ये जो फैक्टर्स होते हैं वो कंपनी के क्लोज होते हैं, जैसे कि सप्लायर्स, कस्टमर्स, मार्केटिंग इंटीमेंट, जिसके अंदर कौन कौन आते हैं, होलसेलर्स आते हैं, रिटेलर्स आते हैं, एजेंट्स आते हैं। ठीक है, फिर और कौन बच्चे, फाइनेंसर्स, पब्लिक, कॉम्पिटिटर। तो ये सब क्या है, हमारी कंपनी को क्या करते हैं, हमारी कंपनी का क्या कर रहे हैं, ये लोग अफेक्ट कर रहे हैं, है ना, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके बिना हमारे तो ऐसे भी ऑपरेशन चलेगा, क्या सप्लायर्स ही नहीं होंगे, कस्टमर्स ही नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन करेगा ही क्या। ठीक है, आज हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमें उसे सेल आउट करने के लिए भी हमें रिटेलर्स चाहिए, सेलर्स चाहिए, एजेंट्स चाहिए। अगर ये सब होंगे ही नहीं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा ही नहीं है ना। अब हम बात करें अगर मैक्रो की, इट इज़ नॉन हैज़ अ जनरल इन्वायरमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल इन्वायरमेंट और रिमोट इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। जो कि जो सक्सेस होती है कंपनी की वो डिपेंड करती है इसी के ऊपर। ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑपरेशंस होते हैं, इसको हम PESTLE इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, यानी कि इसको याद करने का तरीका पिस्टल, यानी कि PESTLE। P मतलब पॉलिटिकल, E मतलब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, S मतलब सोशल इन्वायरमेंट, T मतलब टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, L मतलब लीगल इन्वायरमेंट और E मतलब इकोलॉजी इन्वायरमेंट। तो ये आपको पूरे ऐसे आराम से याद हो सकते हैं, इसको लर्न करना कोई हार्ड काम नहीं है ना। अब इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आएगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज आएंगी, टैक्स, लॉ एंड टैरिफ्स आएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट आएगी, एंट्री मोर रेगुलेशंस आएंगे।
अगर अपन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें तो क्या क्या आ सकता है उसके अंदर, इन्फ्लेक्शन रेट आएगी, है ना, इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी एंड फिक्सल पॉलिसी, डिस्पोजल इनकम ऑफ बायर्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट, है ना। तो ये सब मालूम है ना कोई इन्फ्लेक्शन रेट क्या होती है ना, इन्फ्लेक्शन क्या होता है, मॉनेटरी और फिक्सल पॉलिसीज क्या होती है, सब मालूम है ना। फिक्सल क्या होती है, जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज फिक्स करती है, टैक्सेस और ये सब होती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो अपन मेनली किससे रिलेटेड होती है, आरबीआई से रिलेटेड होती है ना। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये भी आपको मालूम है। अब हम बात करते हैं सोशल एनवायरनमेंट की। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, कल्चरल इम्प्लीटेशंस आ सकते हैं, सोशल लाइफस्टाइल आ सकती है, जेंडर एंड कनेक्टेड डेमोग्राफिक्स आएंगे, ठीक है, एजुकेशन लेवल आएगा। तो ये सब किसके अंदर है, सोशल इन्वायरमेंट के अंदर है। फिर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी। तो मतलब टेक्नोलॉजी में क्या होता है, न्यू डिस्कवरी, रेट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इनोवेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, रेट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्सलेंस, ये सब आएंगे। लीगल इन्वायरमेंट की बात करें तो अपन प्रोडक्शन रेगुलेशन हो गया, इन्वायरमेंट रेगुलेशन हो गया, कॉम्पिटिटिव रेगुलेशन है, आईपीआरएस, आईपीआरएस है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि इसके अंदर 3 चीज़ें आती है, मतलब कि पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। और एक और कौन सी आएगी हमारे लीगल इन्वायरमेंट के अंदर, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन। अब हम बात करते हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट की। ज्योग्राफी लोकेशन हो गया, क्लाइमेट एंड वेदर हो गया, वेस्ट डिस्पोजल्स, एनर्जी कंजम्पशन, सॉइल क्वालिटी एटसेट्रा, ये सब चीज़ें किसके अंदर आएगी, इकोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। फिर अगर ये सब हमने क्या पढ़े, इन्वायरमेंट के एनालिसिस, मतलब कि इन्वायरमेंट कितने तरह का होता है और माइक्रो कैसा होता है, ये सब चीज़ें अपन ने इसमें देखी, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, ये किस में मदद करता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है उसको जानने में, ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस जानने में मदद करता है, ऑर्गेनाइजेशन की अपॉर्चुनिटी जानने में मदद करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रेट्स जानने में। थ्रेट्स तो मालूम है ना कि कैसे हम एंट्री बैरियर्स, ये सब हमने पहले भी इस वीडियो में पढ़ा है कि थ्रेट्स कैसे कैसे होते हैं, है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, सेवरल एंड ग्रोथ ऑफ कंपनी, ये सब, टू प्लान लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटेजी और हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो ये सब क्या करता है, इन्वायरमेंट जो होता है इन सब चीज़ों में हमारी नीड मदद करता है, इंपॉर्टेंस है इन सब करने में, ठीक है। अब यहाँ तक अपन ख़त्म करते हैं और अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे टेक्निक्स एंड इन्वायरमेंटल एनालिसिस, जिसमें हम SWOT स्वॉट एनालिसिस के बारे में भी पढ़ेंगे, TOWs मतलब कि टॉस एनालिसिस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, WOTS अप एनालिसिस व्हाट्सअप एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, और BCG मैट्रिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसकी फुल फॉर्म होती है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये सब हम कब करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखो, आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, जिससे उन्हें भी नई नई वीडियोस ऐसी मिलती रहें।